हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के SST के मॉडल पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे सोशल साइंस को, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं OMR शीट यानी कि MCQ क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान का। बहुत ही धातु क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है? निम्न में से कौन उन 1815 का वियना संधि का से संबंधित है? वियना संधि से संबंधित क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इतना इंपॉर्टेंट तो कोई हमें लग रहा है क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वियना संधि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना संधि देखिए, वियना संधि क्या ऑप्शन क्या होगा? ये बी होगा। वियना, बी फॉर वियना, वी फॉर वियना यानी नेपोलियन। क्या है? नेपोलियन। क्या है? बी यानी नेपोलियन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा 1815 में वियना संधि से संबंधित है? नेपोलियन। कौन संबंधित है? नेपोलियन। वियना संधि संबंधित होता। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? मुख्य महत्व क्या है? देखिए, सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति समझा गया, ये भी गलत है। देखिए, सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं किया गया, ये भी गलत है। तो क्या इसका आंसर सही है स्टूडेंट? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? इसका आपका ऑप्शन सी होगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो गया आपका, संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है? 1928 से 1934 के बीच 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। कीमत जो थी हमारे यहाँ गेहूं की, वीट का जो कीमत था वो लगभग 50% गिर गया था। यानी कि 100 रुपया के था तो 50 रुपया किलो, यानी 20 रुपया किलो था तो 10 रुपया किलो हो गया था। 50% घट गया था। क्यों हुआ था? बाढ़ आया था क्या? ऐसा भी नहीं है, नहीं बाढ़ नहीं आया था। सूखा कारण, ये भी नहीं ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपका ये सी होता है। क्या है ऑप्शन? सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? महामंदी के कारण, यानी कि वहां पे उस समय क्या हुआ था? इस पीरियड में महामंदी आ गई थी। महामंदी के कारण क्या हो गया था? हमारे देश की जो गेहूं की कीमत थी वो घट गई थी। तो स्टूडेंट, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ब्रेटन वुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ स्थित है स्टूडेंट? ये आपका अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में स्थित है ना। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान जो है कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। अब स्टूडेंट चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं, क्योंकि 5वां नंबर क्वेश्चन जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एकदम दिखने को मिलेगा, 100% है कि ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। देखिए, अब नहीं है कह रहा है, होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं है मतलब कठोर संविधान, यानी कठोर संविधान ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। कठोर संविधान जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, शक्तियों के केंद्रीकरण से है, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन है, सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें आता है, लेकिन कठोर संविधान इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? देखिए, समाज विभाजन कब होता है? देखिए, भाषा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आदमी के अंदर भाषा अलग अलग हो तो भी समाज विभाजन नहीं होगा। वह होगा ही नहीं, क्योंकि वह हुआ नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा ना। यानी कि धर्म के कारण क्या होता है? धर्म के कारण समाज में विभाजन होता है। कोई इस धर्म में है, कोई उस धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो समाज में क्या होता है? विभाजन होता है। ये इस समाज के लोग हैं, ये इस समाज के लोग हैं। इसलिए 6 का क्वेश्चन नंबर क्या होता है आपका? और सॉरी, दोनों होता है, सॉरी दोनों होता है। देखिए क्या होता है, धर्म भी होगा और भाषा भी होगा, यानी दोनों कारण ही होगा। यानी क्या होगा? यह आपका ऑप्शन 100 हो गया सही, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि धर्म और भाषा दोनों के कारण क्या होता है? समाज में विभाजन होता है। ठीक है ना। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होता है
सी होता है यानी कि 100 होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? लैंगिक माने सेक्सुअल डिवीजन, माने स्त्री पुरुष का विभाजन, है ना। यानी लैंगिक विभाजन करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता भूमिका निभा रहे हैं, है ना, यही ना होगा। स्त्री और पुरुषों के मध्य जैविक विविधता, ये भी गलत है। बालक और बालिकाओं की संख्या की असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑप्शन जो आपका सही होता है, पहला होता है सही। समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका निभाते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि स्त्री कुछ और है, पुरुष कुछ और है, इस टाइप का सोचते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 7वें का ए सही होता है, यानी कि असही होता है। और राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भाई स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा तो मिलेगा। अगर आपको ना देखने को मिले तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर देखने को मिल जाए तो आप आ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको एकदम 100% गारंटी है देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है, किस देश से हुआ है स्टूडेंट? इसका जो आंसर होगा आपका फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। इसका आंसर क्या हो गया? फ्रांस हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ड्यूक मैट्रेनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक किसको माना है? तो इसका जो ऑप्शन होता है, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, यानी कि ज्यूसेपी मोत्सिनी को, ज्यूसेपी मोत्सिनी को माना है ना, ज्यूसेपी मोत्सिनी को। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या होता है? डी सही होता है, यानी कि लास्ट वाला दो अवस्था लिखा है, अच्छे से बोल नहीं पा रहे। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, यानी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है अन्य व्यवस्था से अच्छी है। क्यों? क्योंकि नागरिकों का अपना समानता, मतलब समानता को बढ़ावा देती है ना। 10वां जो क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा, नागरिकों में समानता मानी इक्विवेलेंस, मतलब समानता यानी कि सब में इक्विवेलेंसी होती है, बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि दोनों हो रहा है। दोनों जब हो रहा है तो तीसरा होगा, नहीं दोनों सही होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 शब्द है, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी चांस है 99%, ठीक है। तो मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन है किस प्रकार की है? आपका नवीकरण योग्य। क्या होगा? यानी पहला सही होता है, नवीकरण योग्य है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। आइए, 12 क्या, निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? पंजाब में से भूमि संकुचन, यानी बी होगा इसका ऑप्शन। अधिक सिंचाई जो होता है इसके कारण होता है भूमि संकुचन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के किस राज्य के शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, यानी कि शिशु जो बच्चे मरते हैं सबसे कम है? भाई साहब केरल है, क्योंकि वो बहुत ही लिटरेट है ना, बहुत ही शिक्षित राज्य है। सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन वहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जब एजुकेटेड पर्सन पाए जाते हैं तो वहाँ पे मृत्यु दर भी कम होगी, क्योंकि वो जागरूक होंगे, थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी तुरंत वो हॉस्पिटल वगैरह चले जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होता है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? यानी केरल में है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? देखिए रोजगार और परिस्थिति के आधार पर नहीं, ठीक, आर्थिक स्थिति के आधार पर ये भी नहीं है, यानी कि उद्गम का स्वामित्व। क्या उद्गम और स्वामित्व हो सकता है? आइए देखते हैं, हाँ यही होता है, उद्गम और स्वामित्व। तो स्टूडेंट आइए 15 नंबर पर चलते हैं हम लोग। भू क्षरण से क्या तात्पर्य? भू क्षरण माने कि भूमि का क्षरण होना है, यानी भू क्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का क्षरण, यानी कि भूमि का अनुपजाई होना, भूमि का खराब होना, क्षरण होना मतलब खराब होना, यानी भूमि का अनुपजाई होना। मतलब अनुपजाऊ का मतलब क्या होता है? कोई जमीन है, खेती है, वहां पे हम कुछ बोएंगे तो अच्छे से उपज नहीं होगी, उसी को कहते हैं भूमि का अनउपजाऊ होना, है ना। गेहूं बोए हैं तो गेहूं अच्छे से फसल नहीं होगी, धान बोएंगे धान अच्छे से फसल नहीं होगी, तो उसी को कहते हैं गेहूं का अनउपजाऊ होना, है ना। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया? गोंडवाना कोयला का
जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है ना? गुडवाना घाट कहाँ नहीं, चंबल घाटी में नहीं पाया जाता स्टूडेंट, आप याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? भाई किसी के पास भूमि ही नहीं है, उसके पास वो मजदूर है, अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए भाई? उसको लक्ष्य क्या करना चाहिए उसे? तो उन्हें अधिक मजदूरी करना चाहिए। भूमि नहीं तो मजदूरी करेगा, लेकिन उपज तो ज्यादा कर नहीं सकता है, वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। इसका मतलब मजदूर है तो उसे अधिक मजदूरी करनी चाहिए, यानी कि 17 नंबर का ऑप्शन सी यानी कि 100। निम्न में से कौन सा व्यापार उपरोक्त का लक्षण नहीं है? अवरोधकों का लक्षण नहीं, सॉरी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो सी, इसका ऑप्शन क्या होगा? 100 होगा। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे तो 99.99% इसको हम लोग दे सकते हैं कि एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्योंकि पूरा पढ़िएगा आप लोग, नहीं है ध्यान दीजिएगा। कोयला है ना, कोयला तो है ना, लेकिन भू तापीय ऊर्जा नहीं है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकतम भाग पर नियंत्रण हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद ही कमेंट करना है, क्योंकि ये आप लोगों के तैयारी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आपको तैयारी होगी तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा तो आपको आना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, तब हमें महसूस होगा या हम जानेंगे कि आपने तैयारी अच्छे से की है, 100% की है। 100% तैयारी होगी तो आप आराम से कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आराम से 65 नंबर आप आराम से पा सकते हैं, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन को, बी में क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामांदी के कारणों का समीक्षा कीजिए। भाई पहला बार विश्व युद्ध जब हुआ था, वर्ल्ड वार, तो उसके बारे में हमें बताना है कैसा कैसा क्या हुआ था, ठीक है। महामांदी क्या आई थी, या फिर जो भी 1928 से 1934 में के मध्य होने वाले महामांदी का भारतीय का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखना है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे आप लोग आ जाएगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा है, इस कथन की विवेचना के इसके बारे में लिखना है। जाति में राजनीति और राजनीति की जाति भूमिका विवेचना का, यानी जाति के बारे में लिखना है, क्या क्या जातिगत प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। सॉरी, हाँ देखिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अच्छे बाजार का मुख्य लक्षण क्या है, संक्षेप में लिखिए। भाई बाजार में अच्छा क्या है, इसे लिखना है हमको, ठीक है। वर्णात्मक उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है। गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हमें लग रहा है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार थे, उन सभी को लिखना है। लोकतांत्रिक सुधार क्या है, लोकतंत्र में कैसे सुधार होती है, ये लिखना है। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों को लिखिए। अब लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये हमें लिखना है। तो आप देखिए हम लोग क्या कहते हैं, वैश्विक शासन का क्या अर्थ है, ये भी लिखना है। तो आइए, अब वैश्वीकरण का क्या मतलब है, इन सभी क्वेश्चन को स्टूडेंट आप लोग देख लीजिएगा, और मानचित्र तो एकदम देख के जाइएगा, कि मानचित्र आप लोगों के लिए आएगा। स्थान के लिए आएगा, कहाँ है जलियांवाला बाग का हत्याकांड क्या हुआ, कहाँ है वो स्थान जहाँ पे गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, है ना। ये सभी चीजें आप लोग एक बार मैप बना लीजिएगा, ऐसे मैप आराम से मैप में देख लीजिएगा कौन कौन प्लेस कहाँ है, और एक बार पोजीशन को आप लोग जरूर जरूर दर्शा लीजिएगा, क्योंकि ये पोजीशन ऐसे बनाइएगा और आप ऐसे करके, और हमारे भारत का ऐसे ले जाके, थोड़ा जगह कम पड़ जा रही है इसलिए नहीं बन पा रहे, आप जरूर में जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन इससे हो सके। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे